हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह अर्थात पंक्चुएशन मार्क। बच्चों, प्राय देखा जाता है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना होने से वाक्य को समझने में कई बार गलती हो जाती है। अतएव इनका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को बिना किसी शब्द पर रुके यह कहे, घोड़ों को रोको मत, जाने दो, तो इसके अभिप्राय से अस्पष्ट होने के कारण अर्थ को समझने में त्रुटि होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि नौकर इस वाक्य का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार ले। एक और वह यह अर्थ भी ले सकता है कि घोड़ों को रोको मत, जाने दो। दूसरी ओर वह यह अर्थ भी ले सकता है कि घोड़ों को रोको मत, जाने दो। इससे दोनों प्रकार के अर्थों की संभावना हो सकती है। तो मन के भावों को दूसरों पर भली प्रकार प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। इन विराम चिन्हों द्वारा भाव की स्पष्टता में पर्याप्त सहायता मिलती है। तो हिंदी में निम्नलिखित प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पहला है पूर्ण विराम। जहां एक वाक्य की पूर्ति होती है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, अर्थात वाक्य पूरा संपन्न हो जाए उसके बाद पूर्ण विराम आता है। जैसे शिवम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम। सार्थक आगरा गया है, पूर्ण विराम। कविता के पूर्वार्ध में पूर्ण विराम की एक और उत्तरार्ध में दो पाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्षमा सकल गुण सो बड़ी, क्षमा पुण्य का मूल, क्षमा जासु हृदय रहे तासु देव अनुकूल। दूसरा है अपूर्ण विराम। जहाँ किसी वक्तव्य को अलग करके बताया जाता है वह अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में अपूर्ण विराम यानी कि दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। तीसरा है अल्प विराम। जहां वाक्य पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग लगाते हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जैसे पहला है, इसका प्रयोग समानाधिकरण शब्दों अथवा वाक्यांशों के बीच किया जाता है। जैसे मैं आपका मित्र अक्षय आपसे मिलने आया हूँ, तो मैं के बाद अल्प विराम और आपका मित्र अक्षय के बाद भी अल्प विराम लगाया। हम जैसे आप समझते हैं बुद्धू नहीं है, हम के बाद अल्प विराम, समझते हैं के बाद भी अल्प विराम। दूसरा है, इसका प्रयोग उस स्थान पर भी किया जाता है जहाँ एक ही प्रकार के एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के मध्य में कोई समुच्चय बोधक शब्द ना हो। जैसे जीत, वीर, निहाल अमन के भाई हैं। अगला है, संबोधन कारक के स्थान पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे तरुण, तुम आज खेलने नहीं गए, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अगला, यदि विशेषण उपवाक्य विशेष्य के परे हो तो भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका जनता पर पूर्ण प्रभाव था, जनता से कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना की। चौथा है अर्ध विराम। अर्ध यानी आधा विराम। अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक ठहरने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। जहाँ दो वाक्यों के अर्थों को उनके पास के संबंध से अलग अलग किया जाए वहाँ भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह एक ऊपर बिंदु और नीचे कॉमा है। इसका हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है। इसकी पूर्ति अल्प विराम द्वारा कर ली जाती है। जैसे वह दुबला पतला है, अर्ध विराम आया, परंतु कमजोर नहीं। पांचवा है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्य में लगाया जाता है। प्रश्न का ज्ञान कराने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्न चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे नैतिक तुमसे क्या मांगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह कौन है, इसके बाद भी प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। छठा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। भय, शोक, हर्ष एवं आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह एक डंडा और नीचे बिंदु है। जैसे हाय हाय मेरा सर्वस्व लूट गया, अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं। तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह के बाद इसका प्रयोग होता है। जहाँ किसी दूरस्थ व्यक्ति का संबोधन करना हो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हे दिव्यांश इधर आओ, यानी दूर के व्यक्ति को बुलाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। सातवां है निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह या तो किसी वक्तव्य को प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा किसी वाक्य के विवरण को लिखने में, या जहां कहीं किसी विषय का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। अगला है योजक चिन्ह। जहां समस्त पदों के बीच संधि अथवा संयोग ना हो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, इनके बीच पे कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। सुख दुख, चलते चलते। अगला है उद्धरण चिन्ह। जहां वक्ता अथवा लेखक के कथन को पाठकों के सम्मुख विशेष रूप से उन्हें आकर्षित करने के लिए रखा जाए वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो, तो ये किसमें आएगा? उद्धरण चिन्ह में। कबीर कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये किसमें आया कथन? उद्धरण चिन्ह में। 10वां है कोष्टक चिन्ह। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी पद अथवा वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना हो। जैसे उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल, स्थूल यानी स्थूल का अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह, जिसपे उसका अर्थ लिखेंगे, मोटी है। और 11वां है लाघव चिन्ह अथवा संक्षेप सूचक। ये 0, शून्य के रूप में दर्शाया जाता है। जहाँ किसी शब्द को पूरा ना लिखकर केवल प्रथमाक्षर से सूचित किया जाए वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पूरा ना लिखकर डा, ऊपर आगा ध्वनि का चिन्ह और लाघव चिन्ह लगा देते हैं। प्रोफेसर, पंडित इत्यादि संक्षिप्त वर्ण डॉक्टर, प्रोफेसर, पंडित शब्दों के सूचक हैं। आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लें। लिखते हुए भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में अभी हमने स्पष्ट तौर से पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको विराम चिन्हों के बारे में सही जानकारी मिली होगी और आपको इसका ध्यान भी आया होगा कि इसको कैसे करना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।